गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ड्राइंग की क्लास ली थी क्या अभी? नो सर। अच्छा ठीक है बेटा। कल हमने हिस्ट्री का कुछ एक पार्ट इतिहास को जानने का प्रयास किया कि इतिहास क्या चीज है। इतिहास की डेफिनेशन हमने जानने का प्रयास किया कि इतिहास किसे कहा जाता है। सामान्य शब्दों में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पूर्वकालीन में जो भी घटनाएं घटित हुई जिसका सीधा सा संबंध किससे था? मनुष्य से। तो उन घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से या चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही क्या चीज कहलाती है? इतिहास कहलाता है। या फिर इतिहास को शाब्दिक अर्थों में समझे तो ऐसा पहले निश्चित हुआ था, ये चीज आप कह सकते हैं। तो इस चीज का मतलब ये है डेफिनेशन की हिस्ट्री। और एक चीज आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भविष्य में काम आने वाली चीज, कि इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। बेटा हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। और भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। कब, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आए थे बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। आवाज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, यूनानी राजदूत थे। और उन्होंने यहाँ आकर भारतीय इतिहास की जानकारी एक किताब में लिखी थी, बहुत फेमस किताब थी। कौन सी किताब थी? इंडिका। इंडिका। इंडिका यानी इंडिका में उन्होंने भारत के इतिहास की जानकारी लिखी है। और हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं समय की शुरुआत से। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने दिमाग में क्वेश्चन आता भी है कई बार, या आया होगा, कि वास्तव में जो आज हम जो रूप लिए बैठे हैं, जो आकार हम लिए बैठे हैं, क्या हमारे पूर्वज कैसे थे? हमारे पूर्वज कैसे थे, उनके पूर्वज कैसे थे, फिर उनके पूर्वज कैसे थे? तो ये दिमाग में एक शंका पैदा करती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे। वही चीज जानने का प्रयास करते हैं। बहुत से विद्वानों ने अलग अलग तर्क दिए, अलग अलग अपनी बातें रखी। बहुत से लोग ये कहते थे कि जब पृथ्वी के ऊपर जीव मात्र की उत्पत्ति हुई तभी से मनुष्य का जन्म भी हो गया था। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, पहले जानवर आया, जानवर के बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, धीरे धीरे परिवर्तन होने के बाद में उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। तो ये कई प्रकार के तर्क और वितर्क चल रहे थे। लेकिन बहुत से विद्वान ऐसे थे जो इसकी गहन स्टडी, इसका गहन अध्ययन कर रहे थे और इस बात का पता लगा रहे थे कि वास्तव में आज का जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये जानने का प्रयास किया। फिर खुदाई हुई, खुदाइयों में कई प्रकार के नर कंकाल मिले, हड्डियां मिली, खोपड़ी मिली है नर कंकाल की। उससे पता लगाने का प्रयास किया कि ये खोपड़ी किसकी है, किसी जानवर की तो नहीं है, किसी इंसान की तो नहीं है। तो ये सर्च अभियान किया गया, लेकिन फिर भी एक चीज क्लियर नहीं हो पाई कि वास्तव में ये अवशेष किसके हैं। और फिर अंत में एक क्रांतिकारी एक घटना घटित हुई। कौन सी घटित हुई? 24 नवंबर 1859 चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक पुस्तक निकाली। कौन सी पुस्तक बेटा? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बेटा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, बहुत फेमस पुस्तक थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि उसने जब ये पुस्तक निकाली तो इसका मकसद एक ही था कि जीवों के विकास के लिए परिवर्तन, कि किस प्रकार जीवों में कौन कौन सा परिवर्तन हुआ और उसके बाद में उस जीव ने एक मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। इस किताब में यह बताया गया। इससे पहले लोग क्या मान रहे थे? बहुत से विद्वान ये कह रहे थे कि जिस दिन इस पृथ्वी के ऊपर किसी जीव मात्र की उत्पत्ति हुई उसी दिन से, यानी जिस दिन इस पृथ्वी के ऊपर किसी जीव मात्र की उत्पत्ति हुई उसी दिन से मनुष्य ने भी क्या लिया था? जन्म लिया था। और यह सिद्धांत किसमें बताया था मैंने? बाइबल की कौन सा सिद्धांत बेटा? बाइबल का कौन सा सिद्धांत? ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का सिद्धांत क्या कहता है? बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का बेटा सिद्धांत यह कहता है कि जिस प्रकार से
मनुष्य से पहले जब जीव इस पृथ्वी पर आया उसी प्रकार से मनुष्य भी इस पृथ्वी पर आया है। उसकी उत्पत्ति ऐसे नहीं हुई है कि पहले जानवर था फिर धीरे धीरे उसके रूप में परिवर्तन होता चला गया और वो इंसान बन गया, ऐसा नहीं है। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का सिद्धांत ये कहता है कि जिस प्रकार उस विधाता ने, उस ईश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर जीव की उत्पत्ति की है, किसी जानवर की उत्पत्ति की है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को भी उस विधाता या उस ईश्वर ने भेजा है। ये बातें चल रही थी, लेकिन इन सभी बातों का तर्क कब खत्म हुआ? जब चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वो निकाली और उसमें इस चीज को बताया कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है एक क्रमिक विकास में हुई है। क्रमिक विकास में उसकी उत्पत्ति हुई है, धीरे धीरे क्रम बदलता चला गया। पहले 4 पांवों पे चलता था वो, फिर धीरे धीरे 2 पे आ गया, अब 2 आगे वाले जो हिस्सा था वो हाथ के रूप में काम में लेने लग गया और जो 2 पैर थे वो चलने और इधर उधर जाने के रूप में काम में लेने लग गया। तो मनुष्य की क्रमिक विकास की कहानी हम पढ़ रहे हैं आज कि मनुष्य का वास्तव में क्रमिक विकास किस रूप में और कैसे कैसे हुआ है, इस चीज का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब देखो, कोई भी उत्खनन हुआ, कोई भी नई खोज हुई, तो उसके पीछे का लॉजिक होता है कि बेटा इसका पता कैसे चलता है कि ये उत्खनन कैसे हुआ और किस चीज की पुष्टि कैसे करनी होती है। तो 3 प्रकार से हम किसी चीज का पता लगा सकते हैं। एक तो उत्खनन, उत्खनन का मतलब होता है बेटा खुदाई, कि जब आप किसी क्षेत्र की खुदाई करते हैं, उस उत्खनन में जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है, उन वस्तुओं से हम उस सभ्यता के बारे में या उस वस्तु के इतिहास के बारे में जानकारी हम जुटा लेते हैं। जैसे उदाहरण आपको मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कह दो या सिंधु घाटी सभ्यता कह दो, जब आप 12th में आएंगे तो आपके 12th में हड़प्पा सभ्यता का पूरा एक चैप्टर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह दीजिए। उत्खनन, और उत्खनन का मतलब होता है बेटा खुदाई। आज देखिए पुरातत्व विभाग जिसका काम यही है कि खुदाई करना, कुछ भी ऐतिहासिक स्थल है वहां जाकर उनकी खुदाई करना और वहां पर जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में जानकारियां जुटाना। तो उत्खनन जब किया गया, खुदाई की गई, तो बहुत से ऐसे अवशेष मिले जिनसे उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। 1856 बेटा 1856 में क्या हुआ था कि बर्टन बंधु थे, 2 बर्टन, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, 2 भाई थे। उन्होंने एक रेलवे लाइन बिछाई। वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे लाहौर से कराची के बीच में। तो उन्हें क्या है, रेलवे लाइन के पास में पत्थर बिछाने का कार्य चल रहा था, तो पत्थर की कमी पड़ गई। तो पत्थर की कमी पड़ गई तो वहां पास में क्या है, टीला बना हुआ था, टीला मिट्टी का। तो उन्होंने देखा कि मिट्टी की टीले के पास में ईंटें पड़ी हुई है, ईंटें। तो उन्होंने उन ईंटों को उठाना प्रारंभ कर दिया, और जब ईंटों को उठाना प्रारंभ किया तो इस टीले की भी उन्होंने खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। खुदाई करते करते उनको ये पता नहीं था कि जिस टीले की वो खुदाई कर रहे हैं या जिस टीले से वो ईंटें निकाल रहे हैं वो एक महान सभ्यता थी। हड़प्पा सिंधु घाटी महान सभ्यता थी। जब खुदाई की तो इस चीज का पता लगाया और आगे इस चीज की सूचना दी कि हम यहाँ पे ये कार्य कर रहे थे और इस प्रकार से ये ईंटें मिली है। तब उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग 1861 अलेक्जेंडर कन्निघम उसको अध्यक्ष बना दिया गया था इसका, भारतीय पुरातत्व विभाग का, और उन्होंने इस जगह की खुदाई का करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्च अभियान चला दिया। सर्च अभियान जब चलाया तो 1904 में जॉन मार्शल, ध्यान रखेंगे बेटा, जॉन मार्शल नाम के व्यक्ति को भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया, निदेशक। भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक 1904 में जॉन मार्शल को बना दिया गया। और जॉन मार्शल को जब इसका निदेशक बना दिया गया तो उसने सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी केंद्र थे, अजय पता लग रहा था कि भाई यहां पर कोई पुरानी सभ्यता रही होगी, उसकी खोज करना प्रारंभ कर दिया और खोज भी की। और आगे चलकर 1921 में बेटा दयाराम साहनी, इन्होंने एक स्थल खोज निकाला, हड़प्पा। दयाराम साहनी ने एक हड़प्पा स्थल खोज निकाला। और 1922 में आर.डी. बनर्जी, इन्होंने निकाला मोहनजोदड़ो।
इस प्रकार से इस क्षेत्र की जब खुदाई की गई तो ये केंद्र भी जो यह नगर थे उनकी खुदाई में इन नगरों के बारे में पता चल गया। तो एक बता रहा हूं घटना कि उत्खनन के द्वारा आप किसी भी सभ्यता और उस पुराने इतिहास के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। अब उसके बाद में आता है आपके जीवाश्म। बेटा एक चीज मैंने आपको बताई थी, जीवाश्म कितने भी पेड़ पौधे हैं या मनुष्य की या जानवर की हड्डियां हैं, ये क्या है, इनमें कार्बन की मात्रा छूट जाती है, ये लुप्त हो जाते हैं, दब जाते हैं, पत्थर का आकार ले लेते हैं, चट्टान में समा जाते हैं, किसी टीले में समा जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ समय तक कार्बन की जो मात्रा होती है वो विद्यमान रहती है, और कार्बन की मात्रा से ही इस वस्तु का पता लगाया जा सकता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। रेडियो एक्टिव कार्बन, कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें रेडियो एक्टिव कार्बन मौजूद रहता है। तो जैसे कोई मनुष्य है वो मर गया, उसकी जो हड्डियां है उसमें रेडियो कार्बन की जो मात्रा है कुछ वो बाकी रह जाती है, ठीक है। और जब उत्खनन जब खुदाई होती है तो उस कार्बन की मात्रा से उस वस्तु की आयु को ज्ञात कर लिया जाता है। और वस्तु की आयु को ज्ञात करने के लिए कल मैंने कौन सी विधि बताई थी बेटा? रेडियो कार्बन 14 पद्धति। बेटा रेडियो कार्बन 14 पद्धति, शाबाश। यानी कि कहने का मतलब इस वातावरण में जितने भी जीव जंतु है वो कार्बन को ग्रहण करते हैं, और जब कार्बन ग्रहण करते हैं तो कार्बन की कुछ मात्राएं उनके अंशों में रह जाती है, चाहे हड्डी में रह जाए, पेड़ पौधे में रह जाए, और वो सुरक्षित रहती है उसमें। और जब इनकी जांच की जाती है तो उस कार्बन की मात्रा से ही उस वस्तु की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं? कार्बन 14 डेटिंग विधि। यानी कि कार्बन 14 डेटिंग विधि के द्वारा हम किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा हम किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वजह बता दी कि अवशेष, कार्बन के कुछ अवशेष छूट जाते हैं, उनको वो सोख लेती है, चाहे वो हड्डी हो या पेड़ पौधे हो, और उसमें वो अवशेष बच जाते हैं। और जब खुदाई के दौरान ये अवशेष मिलते हैं तो उसमें कार्बन की मात्रा से इस चीज का पता लगा लिया जाता है कि ये हड्डी कितनी पुरानी है या ये अवशेष कितना पुराना है। अब जो भी अवशेष मिल रहे हैं उनकी तिथि का निर्धारण कैसे होता है? तिथि निर्धारण की विधि 3 प्रकार से बेटा, 3 प्रकार से आप किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पुरातत्व विभाग के लोग थे वो 3 प्रकार से किसी भी वस्तु की आयु को ज्ञात कर लेते थे या पता लगा लेते थे कि ये जो चीज है वो कितनी पुरानी है। पहला उदाहरण क्या है? पहले क्या होता था कि कोई भी नगर या कस्बा जो होता था उसमें राजा होता था या जिसका शासन होता था, वो क्या करता था, अपने शासन का परिचय देने के लिए सिक्के बनवाता था। सिक्के, चाहे सिक्के मिट्टी के हों, तांबे के हों, तो वो सिक्के बनाता था और उन सिक्कों के ऊपर अपना नाम लिखवा देता था। अपना सिक्कों के ऊपर नाम लिखवा दिया, जिससे पता लग जाए बाद में भी कि उस समय के राजा के द्वारा ये सिक्के बनाए गए थे। तो पहला तो हो गया सिक्के, यानी कि सिक्कों के ऊपर उस राजा का नाम, या फिर राजा क्या करता था, अपने शासन के इतिहास को अभिलेखों के रूप में लिखता था। अभिलेख जिसमें वो जानकारियां, शासन की जानकारियां लिखता था, यानी कि शासन की जानकारियां वो लिखता था अभिलेखों के द्वारा, और उन अभिलेखों के द्वारा ही हमें उस राजा के शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि पहला टॉपिक जो हो गया कि भाई किसी भी वस्तु है उस वस्तु की तिथि निर्धारण कैसे कर सकते हैं, या ये लोग कैसे करते होंगे जो विद्वान है पुरातत्व विभाग के, वो किस प्रकार से तिथि निर्धारण करते थे। पहला तो हो गया सिक्के और अभिलेख, यानी सिक्कों और अभिलेख के ऊपर राजा का नाम होगा, या उस समय जब बनाया था वो सिक्का उसका शासनकाल लिखा हुआ होगा कि कब ये सिक्का बना है या कब ये चीज अभिलेख लिखा गया है।
तो उनके द्वारा हम उस समय की तिथि का निर्धारण कर सकते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, फिर देखिए आप, दूसरा मैंने बताया कार्बन 14 पद्धति, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 पद्धति के द्वारा भी किसी भी वस्तु की आयु का, तिथि निर्धारण का पता हम लगा सकते हैं। हो गया क्लियर? और तीसरा जो है चट्टानों की परतों के द्वारा, आप देखेंगे कि जब भी खुदाई होती है तो बड़े बड़े पत्थर अवशेष मिलते हैं, चट्टानें मिलती है जिसमें बहुत से कण छुपे हुए रहते हैं, उनके द्वारा भी हम उस समय के तिथि निर्धारण को तय कर सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो कितनी पुरानी है या किस समय की बनी हुई है। चाहे मिट्टी के बर्तन होते हैं, मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, या कई ऐसे अवशेष खुदाई के दौरान मिलते हैं जिससे हम उस काल की समय सीमा को जान सकते हैं कि ये जो बर्तन है या ये बर्तन किस काल के हैं, किस समय के हैं। ये सभी चीजों यानी 3 विधियों के द्वारा हम वस्तु की तिथि निर्धारण को जान सकते हैं। पहला हो गया राजा के द्वारा बनाए गए या शासन काल में बनाए गए सिक्के और अभिलेख, उसके बाद में आ गया आपके कार्बन 14 पद्धति और चट्टानों के द्वारा प्राप्त अवशेष, उनके द्वारा भी हम तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब सर चट्टानों से कैसे कर सकते हैं? हाँ बेटा, सर चट्टानों के माध्यम से कैसे पता बता लगाएं? रहा हूं चट्टानों के माध्यम से कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया एक सिंधु हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको मैंने बताया कि बेटा एक मिट्टी का टीला बना हुआ है। ये मिट्टी का जब टीला बना हुआ है कि इसकी खुदाई जब की गई तो उसमें कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिनकी जांच करने पर पता चला कि ये उस कालीन सभ्यता के अवशेष है। तो चट्टानों की जब खुदाई करते हैं ना तो चट्टानों पर क्या है, चित्र बने हुए रहते हैं। पहले आदि मानव कहाँ रहता था बेटा? गुफाओं में, गुफाओं में रहता था। अब गुफाओं में रहता था तो वो क्या करता था, चित्रकारी कर देता था दीवारों के ऊपर ही, तरह तरह की जानवर के चित्र बना दिए, पेड़ पौधों के चित्र बना दिए, लेकिन वो चट्टानें दब गई। अब चट्टानें दब गई लेकिन जब खुदाई की गई तो चट्टानों पे वो चित्र अंकित किए गए हैं, चट्टानों पर कुछ लेख लिखे हुए हैं जिनके द्वारा वो उस काल के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, यस सर। समझ में नहीं आ रहा बेटा? यस सर। बेटा समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ लीजिए कि भाई हमारे साथ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नया सब्जेक्ट है बेटा, हिस्ट्री नया सब्जेक्ट है, समय लगेगा थोड़ा सा, नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन आप अगर ध्यान से इस चीज को पढ़ेंगे देखेंगे ना तो बहुत चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करना है, क्योंकि मैंने एक चीज आपको कल बताई थी बेटा कि फ्यूचर में आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर आपको लेना है, पढ़ना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप हर चीज को बिल्कुल बारीकी के साथ उसका अध्ययन करें। ठीक है, यस सर। अब देखिए मैंने बता दिया भाई उत्खनन के तिथि निर्धारण किस प्रकार से होती है। फिर एक घटना घटित हुई मानव के कर्मिक विकास की कहानी में कि जब लोग तर्क दे रहे थे कि मनुष्य की उत्पत्ति ऐसे हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति ऐसी हुई है, तब 1859 24 नवंबर 1859 चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आई, और उस पुस्तक की जो 1250 प्रतियां थी उसी दिन बिक गई जिस दिन ये प्रकाशित हुई। क्यों? क्योंकि लोग इच्छुक हो रहे थे, जानने की इच्छुक थे कि वास्तव में हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, हमारे पूर्वज कौन है, हमारे पूर्वज कैसे थे। और इस पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने यही बताने का कार्य किया है कि जीव के रूप में किस तरह से परिवर्तित होकर एक मनुष्य का रूप धारण किया गया, ये इस किताब में बताया गया है। तो लोगों ने जब इस किताब को पढ़ा तो उन्हें इस चीज का ज्ञात हो गया कि वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे वो एक जानवर का रूप लिए बैठे थे, जीव का रूप लिए बैठे थे। धीरे धीरे वक्त के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य के रूप में भी क्या होता चला गया, परिवर्तन होता चला गया, और आज ये मनुष्य का रूप उसने ये धारण कर लिया है। ठीक है, यस सर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं, बहुत अच्छी चीज है, अपने जीवन से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज है, और उस टॉपिक का नाम है मानव उत्पत्ति की कहानी।
कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। यह बहुत बड़ा एक विषय है हमारे लिए जानने के लिए, क्योंकि हम मनुष्य खुद हैं। हमें जानना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस सृष्टि, इस पृथ्वी के ऊपर हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। पहले, सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर कौन सा जीव आया, फिर कौन सा जीव आया, फिर कौन सा जीव आया। तो जो चार्ल्स डार्विन था उसने भी इसी चीज को बताया है कि पृथ्वी के ऊपर जीव कैसे आया। सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर जीव आया जल में रहने वाला, यानी कि पानी में रहने वाला जीव। इस पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई तो वो कहां हुई, पानी में। ठीक है, याद रखेंगे कि पृथ्वी के ऊपर आने वाला पहला जीव कौन सा था, पानी में आने वाला जीव, जो जिसका नाम क्या दिया गया, मीन। मीन बोले तो मछली। ठीक है, इसको कहा गया मत्स्य अवतार। एक चीज जो आपको बता दूं बेटा, चार्ल्स डार्विन ने आज से 250 साल पहले घोषणा की कि मनुष्य की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, और हम इस चीज को कितनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं कि यार हाँ ऐसा हुआ है, क्या हो गया। लेकिन हमारे जो विद्वान थे उन्होंने हजारों साल पहले इस चीज की घोषणा कर दी थी कि एक्चुअल में मनुष्य का जो रूप है वो इस वजह से हुआ है। हम उन चीजों को नहीं मानते जो हमारे विद्वान, हमारे पुराण, गीता, रामायण, महाभारत इस चीज को कहती है, हम उसको नकारते हैं। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने 250 साल पहले एक चीज कही, उसको हमने क्या कर लिया, अपना लिया कि हाँ यार, चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि पहले हम जानवर थे, उसके बाद में हाथ में हमने कौन सा रूप धारण कर लिया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। लेकिन यह हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि हमारे जो विद्वान थे, जो रामायण महाभारत जिन्होंने लिखी है, उस दौरान भी उन्होंने इस चीज को बता दिया था कि हजारों वर्ष पहले किस प्रकार से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। लेकिन हम केवल 250 साल पहले बात को सच मानते हैं कि भाई ये चीज थी, लेकिन सच तो बहुत पहले हमारे सामने आ चुका था कि वास्तव में आज का जो मनुष्य है उसने किस प्रकार का रूप धारण किया है। चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें यह बताया गया कि पहले मनुष्य एक जीव के रूप में था, जानवर के रूप में था, धीरे धीरे परिवर्तन होता होता उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। लेकिन चाहे आप महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, कोई भी पुराण पढ़ लीजिए, कोई भी साहित्य पढ़ लीजिए, वो बहुत पहले से ये चीज कहता आ रहा है कि पहले मनुष्य किस रूप में था, फिर किस रूप में आया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि मानव की उत्पत्ति की कहानी किस तरह से चली है। देखो डार्विन ने क्या कहा कि मनुष्य का पहला जो रूप था वो क्या था, मछली के रूप में। यानी कि सृष्टि के ऊपर जो पहला प्राणी आया वो किस रूप में आया बेटा, मछली के रूप में। मछली के रूप में आ गया। अब हजारों साल पहले जब हमारे जो विद्वान थे उन्होंने ये चीज बता दी थी कि हजारों साल पहले ही पहला जो अवतार आया इस पृथ्वी के ऊपर वो कौन सा आया, मत्स्य अवतार। देख लीजिए आप, मैच करते रहिए आप। ये तो है डार्विन और ये हमारे विद्वान है इधर, जिन्होंने हजारों साल पहले इस चीज को बता दिया था। डार्विन ने क्या कहा कि सबसे पहले पानी में आया जीव, पानी में, ठीक है। और इन्होंने भी क्या कहा कि पृथ्वी पर पहला जीव कौन सा आया, मत्स्य अवतार, मछली के रूप में पहला जीव कौन सा आया, मछली के रूप में। ये तो 200 साल पहले की बात बता रहा है, और हम हजारों साल पहले इस चीज का पता लगा चुके हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, पहला जीव आया पानी में जिसे मछली, ये देख लीजिए आप। और इधर हमारे विद्वानों ने इसको कौन सा अवतार दिया, मत्स्य अवतार। फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया, वक्त बदला, और वक्त बदलने के बाद में डार्विन ये कहता है कि फिर एक ऐसे जीव ने जन्म लिया जो पानी में और जमीन के ऊपर चलता था, पानी और जमीन के ऊपर। इसे दिया गया कच्छपा अवतार, कछुआ, कछुआ, ठीक है। और इधर इन्होंने दे दिया कच्छपा अवतार। ये देखो, ये भी बहुत पहले से बता चुके हैं, ये तो अपन पहले की बात। कछुआ आया, आपको पता है कि जो कछुआ होता है वो पानी और जमीन दोनों के ऊपर
चलता है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि पानी के बाद में जमीन पे चलने वाला जीव आ गया, फिर एक जीव आया, ठीक है, सूकर, सुअर, सुअर आया, फिर सुअर बना, सुअर बन गया। देखो, जो सुअर पानी में, कीचड़ में, मिट्टी में, हर जगह चलने फिरने लग गया। और इन्होंने, हमारे जो विद्वान थे, इन्होंने क्या कहा, वराह अवतार, वराह अवतार। ये देखो, हम मनुष्य के अवतारों को देख रहे हैं, मनुष्य का अवतार किस किस रूप में हुआ है। वही चीज डार्विन भी वही चीज कह रहा है जो कि आज से पौने 200 साल पहले कही है, लेकिन हमारे विद्वान तो हजारों वर्ष पहले इस चीज को बता चुके हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य किस प्रकार से आया था। ठीक है, सेम चल रहा है, इधर पानी, इधर कछुआ, इधर सुअर। ठीक है, इधर मत्स्य अवतार, फिर हो गया कच्छप का अवतार, और फिर हो गया वराह अवतार। फिर डार्विन ने यह कहा कि अब इसके बाद में, सुअर के बाद में, एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जो बोना था, उसकी हाइट नहीं बढ़ी, छोटा रह गया। वो था आपके बोना व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हाइट नहीं बढ़ी, बोना रह गया, वो आया। और इधर हमने लिया अवतार वामन अवतार। देखते जाइए आप, बराबर चल रहा है, लेकिन ये बहुत पहले बता चुका था, लेकिन हम इस पे यकीन नहीं करते, इस पे तुरंत यकीन कर लिया। ठीक है, वामन अवतार। बेटा राजा बलि की कहानी सुनिए, थोड़ा सा मैं उदाहरण बता देता हूं। राजा बलि की कहानी सुनिए बेटा। नहीं बेटा एक कहानी थी ना कि वामन अवतार आया था, उसने 3 पांव जमीन मांगी थी, 3 पांव जमीन, कि मुझे 3 पांव जमीन चाहिए। तो राजा बलि के पास जब वो गया, एक ब्राह्मण का रूप, छोटा सा एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया था विष्णु भगवान ने, छोटा सा, बिल्कुल वामन अवतार, छोटा सा ठिगना रूप, और वो राजा बलि के पास चला गया। राजा बलि बहुत दानवीर था। तब राजा बलि से उसने कहा कि मुझे क्या, तो उसका कि 3 पग ले लो आप, तो 3 पग नाप लो। तो राजा बलि ने सोचा यार वामन अवतार है, छोटा सा बोना है, 3 पग कितना लेगा, ज्यादा से ज्यादा इतनी जमीन ले लेगा। तो राजा बलि ने कह दिया कि ठीक है, आप 3 पग अपने नाप लीजिए। तो विष्णु भगवान का अवतार था। तब वामन अवतार का मतलब है छोटा बोना अवतार। तो इस समय देखो, डार्विन भी ये कहता है कि जब चौथा परिवर्तन आया सुअर के बाद में, वो व्यक्ति कैसा था, छोटा, बोना। और हमारा जो विद्वान जो कहते हैं बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले, वो ये कहते हैं कि वामन अवतार आया, बोने रूप में आया था, और उसने राजा बलि से 1 पांव में तो आकाश मांग लिया, और 1 पांव में पृथ्वी को मांग लिया, तीसरे पांव में पाताल। तो ये चीज है। अब देखिए बदलाव, देखिए आप, फिर ये ऐसे कहता है कि ठीक है, छोटा व्यक्ति आ गया। अब एक ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो जंगलों में रहता है, जो जंगलों में रहता है, गुस्सा करता है, गुफाओं में रहता है। आदि मानव। हाँ, आदि मानव। आदि मानव का रूप आया ना, आदि मानव जैसे जंगलियों की तरह रहना, गुफाओं में रहना, शिकार करना, गुस्सा कर लेना, समझ का पता नहीं उसको। तो ऐसा व्यक्ति यहां पर आ गया। ठीक है, यहां जन्म लिया। और यहां पर किसने जन्म लिया, बताइए आप। यहां पर आ गया वो व्यक्ति परशुराम। नाम सुना है? अरे परशुराम जी का नाम सुना है क्या? यस सर। तो वही चीज देखो, अवतार कैसे जन्म ले रहा है, मनुष्य किस प्रकार से बना है। यह डार्विन भी वही चीज कह रहा है कि छोटा व्यक्ति था, अब व्यक्ति का विकास हुआ। व्यक्ति का जब विकास हुआ तो गुफाओं में रहने लग गया, जंगलों में रहने लग गया, शिकार करने लग गया, लेकिन समझ नहीं, उसको समझ नहीं है, अभी भी उसमें दिमाग इतना नहीं आया है। वो गुस्सा करता है, उत्तेजित हो जाता है, समझता नहीं है, मनुष्य को मारने लग जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति ने जन्म लिया। और इधर हमारा जो विद्वान है वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ, वास्तव में वामन के बाद में एक व्यक्ति आया जिसने जन्म लिया परशुराम के रूप में। परशुराम जी के बारे में आपको बता देता हूं कि परशुराम जी को उनके पिता ने ये कह दिया कि तू तेरी मां को मार दे, तो उनकी तरफ ही कुल्हाड़ा लेके भाग गया था, उनकी तरफ ही कुल्हाड़ा लेके भाग गए मारने के लिए, क्योंकि समझ नहीं थी, इतनी अक्ल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। तो
धीरे धीरे देखो मनुष्य का विकास किस प्रकार से हो रहा है, और फिर आगे चलकर एक शिक्षित और मर्यादित पुरुष का जन्म हुआ जो आज हम इस अवतार में है। हम अच्छे को अच्छा जानते हैं, बुरे को बुरा जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, वो हर चीज हम जानते हैं। तो इस रूप में हम इस प्रकार से आए हैं। और इधर किसने रूप लिया? भगवान राम ने। ये देख लीजिए आप, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वही चीज चल रही है जो डार्विन ने कही है। इधर हमारे विद्वान क्या कह रहे हैं, इधर डार्विन क्या कह रहा है, बिल्कुल बदलाव की चीजें हैं। मनुष्य ने किस रूप में जन्म लिया और अंत में जाकर कौन सा रूप उसने धारण किया है, वो आपके सामने है। यह है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि मनुष्य की उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार से हुआ है। तो बेटा आप ये खुद ही कहेंगे कि पृथ्वी पर सबसे पहले जन्म लेने वाला जीव कौन सा था? जल में रहने वाला, पानी में रहने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ बेटा, एक ऐसा जीव जन्म लेता है जो पानी में भी रहता है और पृथ्वी के ऊपर भी रहता है। किसने? कछुए ने जन्म लिया, ठीक है। फिर उसके बाद परिवर्तन देखिए आप, फिर सुअर आया, सुअर के बाद में एक बोना रूप आ गया, वामन अवतार। वामन बोना रूप, छोटा, ना बढ़ सका ना कुछ फैल सका, छोटा सा रूप है उसका, मनुष्य की तरह दिखता है लेकिन छोटा रूप है, समझता नहीं है। फिर उसके बाद में एक नया मनुष्य अवतार लेकर आता है परशुराम की तरह, जो है तो मनुष्य की तरह, इंसानों की तरह दिखने वाला, लेकिन समझ नहीं है, अक्ल नहीं है, गुस्से वाला है, मनुष्य को मार देता है, गुफाओं में रहता है, पेड़ों में रहता है, जंगलों में रहता है। और फिर उसके बाद में उसकी समझ में विस्तार हुआ, धीरे धीरे विस्तार हुआ, समझने लग गया, हर चीज को अच्छे भले बुरे को जानने लग गया। और उसके बाद में आज का जो आधुनिक मानव, जो हम जो रूप लिए बैठे हैं, उस व्यक्ति ने ये चीज का जन्म लिया है। तो ये चीज है कंप्लीट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। किसके द्वारा? डार्विन की जो पुस्तक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें भी इसी चीज को बताया गया है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर बढ़ता गया, ठीक है ये चीज। और इधर हमारे जो विद्वान थे जिन्होंने रामायण महाभारत इन चीजों में पहले हमें बता दिया था कि वास्तव में मनुष्य का आधुनिक जो रूप है वो किस प्रकार से है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर। बेटा कोई प्रॉब्लम है बोल दीजिए। नहीं सर। आगे चले? यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। अब हम चलते हैं कि मानव की उत्पत्ति वास्तव में हमने देख तो ली कि किस किस रूप में हुई है, ये चीज तो हमने जान लिया किस किस रूप में हुई, लेकिन अब हम जानते हैं कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन आए, सबसे पहले कौन आए, कब आए, और आज का जो आधुनिक मानव है वो इस पृथ्वी पर कब आया। बहुत अच्छी स्टोरी के रूप में ये आपके लेसन है, और हमारे लिए जानना भी जरूरी है कि हम मनुष्य प्रजाति से, तो हमें पता लगना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अब देखिए आप, आज से लगभग 360 से 260 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जो जीव आया वो आया प्राइमेट, ठीक है। यानी कि इस सृष्टि में सबसे पहले अगर किसी जीव ने जन्म लिया उसे क्या नाम दिया गया? प्राइमेट। और आज से कब? लगभग 360 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी के ऊपर जो जीव आया वो क्या कहलाया? प्राइमेट। और प्राइमेट वो जीव था जो स्तनपाई होता था, स्तनधारी, स्तनपाई, जो अपने जीव को अपने पेट में पालता था, उसे दुग्धपान करवाता था, ठीक है। प्राइमेट सबसे पहले इस पृथ्वी पर आने वाला जीव कौन सा है बेटा? प्राइमेट। और यह सबसे पहले आया था आपके अफ्रीका में, अफ्रीका में मिला है। प्राइमेट का सबसे पहला जो प्रमाण मिला है वो कहां मिला है बेटा? अफ्रीका में। तो पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला जीव कौन सा था? प्राइमेट, ठीक है, जो स्तनधारी होता था, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? आज से लगभग
240 लाख वर्ष पहले, ठीक है, 240 लाख वर्ष पहले सबसे पहले तो कौन आया? प्राइमेट। उसके बाद में आज से लगभग 240 लाख वर्ष पहले इसका एक उपसमूह था, उपसमूह है, यानी कि पहले सबसे पहले प्राइमेट आए और फिर उसके बाद में इसका एक उपसमूह आया, इसको कहा गया होमोनाइड। होमोनाइड, ठीक है, और इसी के साथ आया एक होमोनिड। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कौन आया? प्राइमेट, और उसके बाद में लगभग 240 लाख वर्ष पहले आज से इसका ही प्राइमेट का एक उपसमूह आया होमोनाइड, जो किसकी तरह दिखते थे बेटा? वानर की तरह। ध्यान रखेंगे, होमोनाइड जो थे वो किसकी तरह दिखते थे? बंदर की तरह दिखते थे, ठीक है। इसका उपसमूह ये आया आपके 64 लाख वर्ष पहले। चौसठ लाख वर्ष पहले। और टाइम और होने वाला है। एक बार मेरे को होने वाले 1 मिनट बाद चालू और कर देना, मैं लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा हो रहा है यार, ले जाएगा। चलो छोड़, देखते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ। बेटा ध्यान दो, हाँ थोड़ा सा बेटा, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, मुकेश जी ने डिस्टर्ब कर दिया। देखिए बेटा, सबसे पहले जो इस पृथ्वी पर जीव आया वो था प्राइमेट, ठीक है। 1 मिनट का समय हो रहा है बेटा, जैसे बंद हो जाएगा वीडियो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो पृथ्वी पर जीव आया प्राइमेट, जो कि अफ्रीका में मिला, ठीक है। स्तनधारी होता था, इसकी विशेषता है ये अपने बच्चे को जन्म देता था, उसे पालता था। उसके जस्ट आज से लगभग 240 लाख वर्ष पहले इसका एक उपसमूह आया, प्राइमेट का उपसमूह आया, जिसे होमोनाइड कहा गया। जो होमोनाइड क्या होता था? एक बंदर की तरह दिखने वाला होता था। और इसी के साथ एक था होमोनिड, जिसकी उत्पत्ति हुई थी आज से लगभग 64 लाख वर्ष पहले। यानी कि प्राइमेट का उपसमूह कौन सा था? होमोनाइड और होमोनिड। तो होमोनाइड तो आया वानर के रूप में 240 लाख वर्ष पहले, और होमोनिड आया आज से लगभग 64 लाख वर्ष पहले। और इसी का ही एक रूप था होमोनिड का, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसकी